नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जिस बारे में हम लोग बात करने चाह रहे हैं वो है अली एक्सप्रेस के बारे में। अली एक्सप्रेस जो कि चाइना का अलीबाबा ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी है और रिटेल आउटलेट जिसे माना जाता है, कुछ दिनों से इंडिया में अपना बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा था। हम लोगों में से बहुत लोग हैं जो कि अली एक्सप्रेस में से बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो मंगवाते थे जो कि इंडिया में शायद मिलती नहीं है, या उसको मंगवाने के लिए बल्क में खरीदना पड़ता है, या जिसकी कीमत जो है अमेजोन या ऐसे ऑनलाइन साइट्स पे 3 गुना या 4 गुना रेट है। अली एक्सप्रेस जो कि अलीबाबा का एक पार्ट है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके हम लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करता था एकदम चीप एंड बहुत ही सस्ते कॉस्ट पे, और इसको भेजता था चाइना पोस्ट या ऐसे मीडियम्स में जिस मीडियम को कि आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। लॉकडाउन तक ये चीज कहीं ना कहीं सही से चल रहा था। जो कोविड-19 का सिचुएशन आया तब हम लोगों ने देखा कि चाइना के साथ जो हमारा इंडिया का युद्ध का जैसा माहौल, वार का जैसा माहौल बन गया। फिर हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे ये सबको हमारे जो ट्रेडर्स थे उन लोगों ने लाना बंद कर दिया। तो इसके वजह से ये हुआ कि मार्केट में जो है उसका रेट बढ़ने लगा धीरे धीरे। हालांकि देश को प्यार हम लोग सब करते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि चाइना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में वर्ल्ड में एक नंबर है, सबसे नंबर 1 है। और उसको टक्कर देने के लायक सिर्फ है जो 2 ही है कंट्री, जो है एक है ताइवान और आपका दूसरा है साउथ कोरिया, जो कि वो बड़े पैमाने पे यानी कि वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं और हमें वो रेट में पहुंचा सकते हैं। लेकिन अलीबाबा ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं ताइवान और कोरिया के जो ओरिजिन से चीज़ें लाता नहीं है। वो ज़्यादातर जो चीज़ें बेच रही थी वो सारे चीज़ थे मैक्स टू मैक्स वो लोग बेचते थे। जो भी 99% चीज़ें वहाँ की थी वो सारे के सारे चाइना मेनलैंड की ही थी। तो इसमें 2 प्रॉब्लम हो रही थी। सरकार को कहीं ना कहीं टैक्स में बहुत ही घाटा होता था, क्योंकि जो इंडिविजुअली हम लोग चाइना पोस्ट या इस तरीके की मीडियम्स में मंगवाते थे, एक्सेप्ट फेडेक्स एंड डीएचएल, क्योंकि फेडेक्स और डीएचएल के थ्रू जब भी आएंगे तो उसके ऊपर आपको ज़बरदस्ती कस्टम्स और वो सब देना पड़ता था, और जिसका वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं सही नहीं होता था। और चाइना पोस्ट या इस तरीके के मीडियम में थ्रू में क्या होता है कि एजेंट्स नहीं होते थे। तो जब एजेंसी नहीं होगा तो उसके कस्टम्स डिपार्टमेंट के सामने जाके प्रोड्यूस करने के लिए और रखने के लिए कोई आदमी नहीं होता था। तो उससे क्या होता है कि इंडिया पोस्ट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाहर से जो भी पोस्टल आते हैं इंटरनेशनल पोस्ट के ऑर्डर, उसको इंडिया पोस्ट ही डील करता है। और इंडिया पोस्ट के एजेंट्स नहीं होते थे, वो लोग सिर्फ जाके वहाँ पे दिखाते थे कि हाँ ये आइटम है और इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितना होता है वो चेक कर लीजिए। और जो कैपेसिटी है कस्टम डिपार्टमेंट का वो बहुत ही कम है। दिन में वो लोग कुछ 1000 या 2000 3000 ऐसे पार्सल्स को वो लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर लाखों में आना शुरू हो जाएगा इस तरीके के पार्सल, तो वो हर पार्सल को चेक नहीं करते थे, उसको जस्ट पास कर देते थे। और जितने भी पार्सल्स जो बड़े पार्सल्स होते थे नॉर्मली जिसके साइज बड़े होते थे उस सबको कॉन्फिस्टिकेटेड किया जाता था, जिसके ऊपर वैल्यूएशन करके सही से टैक्स लगाया जाता था। हालांकि ये चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को भी मालूम है कि पर्सनल इंपोर्ट के जो भी चीज़ हम लोग अली एक्सप्रेस से लाते थे वो गिफ्ट पैक होके आते थे, यानी कि उसके ऊपर डिक्लेरेशन HSN कोड नहीं रहता था और डिक्लेरेशन रहता था कि गिफ्ट आइटम है। तो 2019 के एंड में और 2020 के शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ये बात कही गई कि अगर कोई चीज़ गिफ्ट डिक्लेरेशन करके लाई जा रही है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो गिफ्ट लिख के बड़े बड़े पार्सल्स आते थे उसके ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। टैक्स सबको देना चाहिए और मैं भी देता हूं और आप लोग भी देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों के जहन में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ हम लोग मंगवाते थे उसका जो भी डिक्लेयर्ड वैल्यू होता था उसके वैल्यू के ऑलमोस्ट 50 to 60% हमें टैक्स के थ्रू देना पड़ता था, जबकि उतना उसका टैक्स बनता नहीं था। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो भी सेलर्स चाइना से हमें भेजते हैं वो उस पर HSN कोड जो हार्मोनिक कोड बोलते हैं उसको, जिसको कि कस्टम की भाषा में लोग समझ सकते हैं, वो कोई भी नहीं डालता था। वो नॉर्मली वेरी करता है 5% से लेके 20% तक, और उसके ऊपर अगर GST डाला जाता है तो कोई भी आइटम का जो डिक्लेयर्ड वैल्यू होता है उसके ऊपर आपको मैक्स टू मैक्स 30% 33% देना होता है। लेकिन
कस्टम डिपार्टमेंट जब भी इवेलुएट करता है तो मिनिमम हम लोगों को देखते हैं कि 50 to 60% का हम लोगों को कस्टम चार्जेस आ जाता है। ये एक समस्या होती थी जिसके वजह से कि लोग बहुत ही परेशान थे। और जब चाइना पोस्ट का आना बंद हो गया, जबकि मतलब चाइना के साथ जब वॉर जैसी सिचुएशन हो गया, तो चाइना पोस्ट इंडिया में भेजना बंद कर दिया और बहुत सारे लोगों का पार्सल जो है वो खो गए। खासकर कोलकाता कस्टम्स का बात करूंगा, क्योंकि जब कोलकाता कस्टम में वेयर हाउस जब फुल होके मतलब बाहर जाके सामान गिरे थे, उस टाइम एक साइक्लोन आया था, अम्फान साइक्लोन। तो अम्फान साइक्लोन जब आया था तो उस टाइम हुआ ये कि जो प्रिंटेड एड्रेस रहते थे वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट किए जाते थे। बाहर धूप और बारिश की वजह से वो थर्मल प्रिंटर का जो लेवल होता था वो कहीं ना कहीं मिट गया। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पार्सल आज तक मिला नहीं होगा, हालांकि वो भेज दिए हैं और वो चीज कहीं खो गया है, या तो पानी में या तो कहीं पे भी ये हो गया। तो साइक्लोन की वजह से भी बहुत इफेक्ट हुआ था बीच में। तो इसी वजह से चाइना पोस्ट के थ्रू अली एक्सप्रेस वालों ने, जो सेलर्स थे, उन्होंने भेजना बंद कर दिया। उसके बाद चालू क्या हुआ कि कुछ अनरजिस्टर्ड पार्सल हो गए हैं, जैसे कैनिनियो, सनयान, इस तरीके की कोरियर एजेंसी आपको दिखाएगी अगर आप इंडिया में शिप करना चाहते हो। तो उसमें क्या होता है कि चाइना ने देखा कि जो मेनलैंड चाइना से चीजें आती हैं उसको कस्टम वाले बहुत ही छानबीन करते हैं। तो चाइना ने एक अली एक्सप्रेस ने के सेलर्स ने मिलकर एक अच्छा स्ट्रेटेजी निकाला कि जो भी पार्सल्स आएंगे वो डायरेक्टली इंडिया को नहीं भेजा जाएगा, उसको पहले साउथ ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, या तो सोलोमोन आइलैंड हो गया, इस तरीके की कुछ आइलैंड, या तो तुर्की हो गया, इस तरीके की कुछ देशों में भेजा जाएगा पहले, फिर वहां से वो रजिस्ट्री होकर आएगा। तो इस तरीके से कस्टम्स डिपार्टमेंट वालों को पता भी नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है। तो अब जो अली एक्सप्रेस बैन हुआ है वो सिर्फ अली एक्सप्रेस का एप्लीकेशन जो है वो बैन हुआ है, वेबसाइट बैन नहीं हुआ है। और उसके पीछे कारण भी है। एप्लीकेशन में कोई किसी का पर्सनल डाटा जो है, आप जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपको बहुत सारे परमिशन के लिए अलाउ करना पड़ता है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि वो लोग एक्सेस पा जाते हैं कि आपके मोबाइल में है क्या और आप क्या डाटा कंपनी के साथ शेयर करते हैं। तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आपका पर्सनल डाटा, बहुत सारे लोगों का पर्सनल डाटा जाता था, लेकिन वेबसाइट के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास फायरवॉल है और बहुत सारे टाइप का इंस्क्रिप्शन होता है और सिक्योर ट्रांजैक्शन होता है। तो इस तरीके से अली एक्सप्रेस को हम लोग जो भी वेबसाइट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं वो एकदम सेफ रहता है, अभी भी सेफ है। हाँ, हालांकि ये चीज है कि जो चीज इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है या मैन्युफैक्चर किया जा सकता है सामान, खासकर क्लोथिंग और फैब्रिक्स वगैरह, वो मैं कभी भी वो नहीं लाता था। मेरा जो मेन ये है, ब्रेड एंड बटर है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही चलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान मैं लाता था नॉर्मली चाइना से अली एक्सप्रेस के थ्रू लाता था और काफी ये होता था। लेकिन हाँ, एक महीने का एक वेटिंग करना पड़ता था, क्योंकि शिपिंग में बहुत टाइम लगता था। अगर आप फेडेक्स या डीएचएल के थ्रू शिपिंग करोगे तो 7 या 8 दिन में आपका पहुंच जाएगा, लेकिन उसमें 50 to 60% का आपका कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह लग जाएगा। उसके ऊपर हैंडलिंग चार्जेस बोल के 500 से 1000 रुपए डीएचएल और फेडेक्स वाले ले लेते थे, जो कि बहुत ही महंगा होता था। हम लोग हार्डली 200-300 रुपए का कोई सामान मंगवाते थे पर्सनल यूज के लिए, तो उसके ऊपर अगर 500 रुपए का हैंडलिंग चार्जेस लग गया तो सोचिए आपका हालत क्या होगा, किसी को भी दर्द होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का भी चल रहा है, जो स्ट्रैटेजी चल रहा है, वो स्कीम कहीं ना कहीं अभी तुरंत वो पिकअप होने वाला नहीं लग रहा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। क्योंकि एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, इंडिया में सेमीकंडक्टर जो चीज है, जो आईसी वगैरह होती है या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट होते हैं, रॉ कंपोनेंट, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और छोटे मोटे चीज जो एकदम स्मॉल पैमाने पे होते हैं, उसके लिए चाहिए हम लोगों को सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज चाहिए, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम इस टाइप के सेमीकंडक्टर यूज करके होते हैं। वो आज तक कहीं ना कहीं बना हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी रिसेंट पास्ट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए बहुत डिमांड बढ़ रहा है, और हम लोग को मालूम है कि ज्यादातर बैटरीज जो है लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर या लिथियम फेरस, लिथियम आयरन जो बैटरी है, लिफे बैटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सारे के सारे चीज और उसके रॉ मटेरियल चाइना से आते थे और यहाँ पे असेंबली होता था। टाटा ने अभी क्या किया कि एक बड़ा सा प्लांट बैठाया है, और उसकी वजह से क्या होगा कि आगे हम लोग जो है बैटरी के लिए हमें चाइना नहीं जाना पड़ेगा। तो उस क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भरशील जरूर बन सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऐसे बड़े लेवल पे कोई भी प्लान अभी तक होता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं हम लोग बड़े गहरे फंसने वाले हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं जिनके पास कैपेसिटी है, उन लोगों को बता देता हूं कि
कम से कम 2000 से 2500 करोड़ का लागत आएगा अगर आप एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी बनाएंगे, जिसमें कि किफायती तरीके से सेमीकंडक्टर चीजें बनाई जा सकती है, जैसे कि आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर है, आपके माइक्रो प्रोसेसर्स है, यानी कि जैसे इंटेल के प्रोसेसर हो गए आपके यहाँ पे पीसी में यूज होते हैं, या तो जैसे क्वालकॉम का प्रोसेसर हो गया जो आपके मोबाइल फोन में यूज होता है। तो इस तरह के जो प्रोसेसर होते हैं, उसके बोर्ड्स वगैरह होते हैं, उस सब के लिए हम लोग के पास असेंबली फैसिलिटी है, यानी कि उसको लाने के बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग का ओवेंस वगैरह है जिसमें हम लोग उसको असेंबली कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्लांट बन चुका है, लेकिन अभी तक जो प्लांट बना नहीं है वो है सेमीकंडक्टर का मास मैन्युफैक्चरिंग का। तो मास मैन्युफैक्चरिंग की बात इसलिए करता हूं कि कोई भी चीज अगर बल्क पैमाने पे, बड़ी पैमाने पे बनना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होता है कि उसका जो प्राइस है वो भी, पर पीस जो प्राइस है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए एक अभी भी चैलेंज है। तो ये बात है। तो अली एक्सप्रेस का जो अभी बैन हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन का बैन हुआ है, और अभी तक वेबसाइट का जो एक दो दिन के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, चाइना के साथ हमारा कोई ट्रेड बैन नहीं हुआ है अभी तक, मैं बोल दे रहा हूं आपको, ट्रेड बैन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 10% या 20% का जो चार्जेस लगता है, एक्स्ट्रा चार्जेस जिसको बोलते हैं हम लोग, एक तरीके का टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, तो वो लग गया है जरूर, लेकिन ट्रेड बैन नहीं हुआ है। ट्रेड बैन कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को तभी कर सकता है जब वो आईटीयू का मेंबर ना हो, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन जो एक यूनियन है, उसमें हर कंट्री, जैसे कि इंडिया और चाइना दोनों है, दोनों ने सिग्नेचर किया है, और उन्होंने वहां पे लिखा है कि एक फेयर चांस अपने आप को एक दूसरे को देंगे कि यहाँ पे जो बिजनेस है, एक दूसरे के कंट्री के बिजनेस को वो लोग फेयर चांस देंगे। ये तब बंद हो सकता है जब हमारे ट्रेडर्स वहां से मंगवाना बंद कर दें। तो ये कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसी भी जो भी हम लोग थर्ड पार्टी रूट से ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेनलैंड चाइना से बन के ही और किसी रूट से होके ही आता है। जैसे हमारा केस अभी कह दिया मैंने अली एक्सप्रेस का, ट्रेडर्स भी वही रूट फॉलो कर रहे हैं। वो बोल तो रहे हैं कि हम लोग दूसरी कंट्री से ला रहे हैं, लेकिन वो मेनलैंड चाइना से ही वो कंट्री घूम के आता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता होगा ये चीज कि सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे ज्यादा बनती है ताइवान में, उसके बाद चाइना आती है, और उसके बाद साउथ कोरिया आती है। ये 3 कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है जहां से सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है। और आपने नाम ही सुना होगा, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, TSMC। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपनी होता है। और उसके बाद है सैमसंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, फिर क्वालकॉम जैसे है, ये है। तो हम लोग को इस पे सोचना चाहिए कि क्या अभी अली एक्सप्रेस को बैन करके गवर्नमेंट ने सही किया, एप्लीकेशन को बैन किया तो सही किया, लेकिन क्या अगर अभी हम लोग अगर इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो जो अभी हम लोगों को जो टाइम, जो फ्रेम लगेगा कि हम लोग को आत्मनिर्भरशील बनने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील बनने के लिए जो टाइम लगेगा, कि उस टाइम तक हम लोग सस्टेन कैसे कर पाएंगे। खासकर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, मैं कैसे सस्टेन करूंगा अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम ही ना करूं। अगर आप मुझे बोल दोगे कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स अभी सामान मत मंगवाओ, मत करो, भाई हमें तो जीना है, हमें तो लाइफ अपना जीना है, हम लोग ने इंजीनियरिंग किया है और उसी पे हम लोगों का काम चलता है। या तो मुझे कोई मेड इन इंडिया सोर्स दे दो जो कि यहीं से बना के हमें बेचता हो और किफायती भी हो, क्योंकि जब मेरे पास ही जो सामान आता है उसका रेट बढ़ गया, तो मेरे जब कस्टमर को बेचूंगा तो वो भी रेडी होना चाहिए कि उस जो रेट है, रेट ऑफ जो इंक्रीज है, वो उसको देने के लिए तैयार हो जाए। ये कहीं ना कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि एक मोबाइल का दाम जो 8,000 10,000 में मिलता है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल होता है। उसी मोबाइल को अगर हम लोग इंडिया में बनाएंगे तो कम से कम 25 से 30 हजार का लागत आ जाएगा अगर अभी के डेट में बनाए। हालांकि जो भी चीजें उसमें होंगी वो सारी की सारी एक्सेप्ट प्लास्टिक पार्ट जो है, बाकी सारी की सारी चीजें चाइना से ही मंगवाई हुई होंगी। और इसमें इस क्षेत्र में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा आत्मनिर्भरशील बनने का कोशिश करना चाहिए। बल्क प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन और जो सेमीकंडक्टर का जो फैसिलिटीज है वो हमें ये करना चाहिए। अभी तक मैं बोल दूं दोस्तों, इंडिया में एक भी ऐसा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है जो कि कस्टमर ग्रेड के लिए कोई चीज बनाती हो। जो DRDO का है वो सिर्फ डिफेंस के लिए बनाती है। ऐसे जनरल कस्टमर हमारे आप लोग जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण लोगों के लिए कोई भी ऐसे डिवाइस नहीं बनाई जाती है वहां पे, या उसके रिलेटेड कोई भी IC वहां पे बनाई नहीं जा सकती। एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या बेल जिसको कहा जाता है, उसका पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हुआ करता था। लेकिन बहुत ही खेद की बात है कि 84 से जो शुरू हुई थी उन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो अपग्रेड किया नहीं गया और उसको कहीं ना कहीं स्क्रैप कर दिया गया। तो अभी जो उसको जो फैसिलिटी है वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने के लिए या फिर
डिफेंस की इक्विपमेंट और एरोनॉटिकल इक्विपमेंट, स्पेस इक्विपमेंट के लिए ही यूज किया जा सकता है। लेकिन पहले जो हम लोग देखते हैं कि 80 से 90s के बीच में जब इंडिया के ऊपर ट्रेड बैन हो गया था, यूएस ने दिया था, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि यही चीज को हम लोगों ने अच्छे से टैकल कर दिया था कि बेल जो है अपना सारा चीज बना के छोटे छोटे स्टेरियो में, रिकॉर्डर में, उस टाइम जो टेप रिकॉर्डर्स आते थे सारे में आप देख सकते हैं कि बेल के ऑडियो आईसीज होते थे। तो इस तरीके से बेल उस टाइम मुनाफा भी लिया था, लेकिन उसको अपग्रेड नहीं किया गया। ये धीरे धीरे अभी घटता गया और आज हम देख रहे हैं कि बेल का कोई भी फैसिलिटी ये इस कैपेबल नहीं है कि एक कस्टमर, एक लार्ज कस्टमर बेस जो हम लोग का 130 करोड़ का यहाँ पे एक आबादी है, उसको सपोर्ट करने लायक वो आईसी जनरेट कर सके या उस किफायती रेट में दे सके। तो कहीं ना कहीं मेरे जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग जरूर इस बारे में सोचेंगे और मैं यही आशा करूंगा आप लोगों की कि वीडियो को आप बहुत लोगों को दिखाएं और कमेंट सेक्शन में लिखें मुझे कि क्या किया जा सकता है। क्या अली एक्सप्रेस के बजाय कोई और है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स के लिए जो सोर्सेस है उसको रिकवरी कर सकता है या उसका रिप्लेसमेंट हो। माउजर और एरो.com जैसे यूएस के साइट हैं, लेकिन वो भी जो आईसीज हमें भेजते हैं वो भी कहीं ना कहीं मेड इन चाइना ही होता है। हालांकि वो वेयर हाउस होके रहता है यूएसए में और हम लोग जब ऑर्डर करते हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट से आता है। लेकिन फिर से मैं बताता हूँ कि ये डीएचएल और फेडेक्स के थ्रू ये लोग शिप करते हैं, जिसका शिपिंग कॉस्ट भी हाई होता है और हैंडलिंग चार्जेस वगैरह भी बहुत ही हाई होता है। तो इससे क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, मोबाइल फोन बोलिए, कोई भी छोटा सा ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर बोलिए, वह कुछ भी ऐसे चीज बोलिए, उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। लेकिन एक एज ए इंजीनियर मुझे ये भी सोचना होता है कि मेरे क्लाइंट का पॉकेट के हिसाब से मैं उसी रेंज में चीजें बनाऊं। तो लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज, 3 रेंज की हम लोग की जो भी प्रोडक्शन होती है या मैन्युफैक्चरिंग होती है नॉर्मली होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको अली एक्सप्रेस के बारे में और जो ट्रेड बैन है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया मैंने। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कोई सुझाव हो या कुछ भी फीडबैक हो जरूर हमें बताइए और मैं सुनना चाहूंगा और आप लोगों को पर्सनली मैं अटेंड करना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगा। मुझे बहुत ही पसंद है इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। अगर इंडिया में इस सब का मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है और हो रहा हो कहीं ना कहीं, मुझे वेबसाइट मत दिखाइएगा, मैं आपको बोल देता हूं। बहुत सारे कंपनी जैसे सैमसंग है बोलता है कि मेड इन इंडिया है, वो 100% मेड इन इंडिया नहीं है, वो असेंबल्ड इन इंडिया है। क्योंकि सैमसंग की ग्लोबल साइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो सैमसंग की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, टोटल 7 या 8 फैक्ट्री है, उसमें से एक फैक्ट्री सिर्फ टेक्सास जो अमेरिका में है वो बहुत ही छोटा पैमाने पे, जो सबसे बड़ी बाकी 6 या 7 फैक्ट्री है वो सब सारे के सारे चाइना में ही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना सेमीकंडक्टर के इंडिया में सैमसंग अपना फोन बना रहा हो और हमें मालूम ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनीज हम लोग को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट से फंड मिल जाएगा अगर हम लोग मेक इन इंडिया का नाम मिलेगा या तो सिंपैथी मिलेगा लोगों को, ये सिंपैथी बेस पे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, कोई भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है ना ही बनाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया की अभी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम लोग अभी भी ऑब्लिगेशन है, एक तरीके की हम लोग बाध्य हैं कि वहां से लेके आए। तो दोस्तों देश से मोहब्बत हम लोग भी करते हैं, आप भी करते होंगे मुझे मालूम है, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है मुझे लगता है किसी ना किसी बड़े आदमी को, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जिनके पास उतने लागत है, उतने कैपिटल है कि वो इन्वेस्ट कर पाए, उन लोगों को सामने आना चाहिए और कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि एक बड़ा सा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री यहाँ पे बैठाया जाए, ताकि जैसे छोटे छोटे हम लोग हो गए, छोटे छोटे असेंबली यूनिट, छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट, स्मॉल डिवाइस जो लोग बनाते हैं उन लोगों को भी ये सपोर्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो। इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, इसको मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव वे में ही लीजिए, क्योंकि जब ये बन जाएगा और ये जो टाइम फ्रेम लगेगा इसके अंदर में, मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 10 साल लग जाएगा हमें ये सब बन के आत्मनिर्भरशील होने में और वो क्वालिटी अचीव करने में और वो क्वांटिटी जो बल्क क्वांटिटी होता है उसमें उसको अचीव करने के लिए। और उसके साथ साथ हमें चाइना को टक्कर भी देना है, चाइना के साथ जो है हमें कंपेयर भी करना है कि हाँ उनसे हम लोग कम प्राइस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तब जाके क्या होगा कि लोग जो चाइना से लेते हैं, जैसे अमेरिका और दूसरे कंट्री के भी ऑब्लिगेशन हैं कि वो लोग चाइना से ही लेना पड़ता है, वो लोग भी इंडिया से लेना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट विन विन सिचुएशन ही है। पता नहीं क्यों यहाँ पे इसको लेके अभी तक कुछ आगे नहीं बढ़ा गया है। तो ये था आज का मेरा थॉट, आप जरूर देखिएगा और
जो आपके दोस्त लोग हैं जो इसके वजह से चिंतित हैं, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।